Hello, my friends. How are you all? Fine. So I hope you must have watched, video 1 and 2. आपने 1 and 2 वीडियो देख लिया होगा. चलिए आज वीडियो 3 जो important शेक्सपियरियन फूल्स के बारे में है और सोर्स एंड सेटिंग्स के बारे में. याद रखिए ये काफी important वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखें. यदि हम बात करते हैं यहाँ पे इन सोर्सेस का, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है थिमोन ऑफ एथेंस. तो यदि हम जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन द पेन हियर. यस, चलिए तो मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ. तो यदि हम बात करें थिमोन्स ऑफ एथेंस में, तो यहाँ पे जो फूल है टिमोन के घर के बाहर है ना, अपमेंटस के साथ प्रकट होता है, आता है यानी कि. और जब वहां पे पैसे लेने वाले है ना लेनदारों के नौकर अपने भुगतान के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो जो फूल है शेक्सपियरियन फूल जो है ना, लेनदारों के पास जाने वालों और वेश्याओं के पास जाने वालों है ना, प्रोस्टिट्यूट के पास जाने वालों के बीच कंपैरिजन बताता है, समानताएं बताता है. और इस रूप में यहाँ पे कर दीजिए, इस रूप में शेक्सपियर मूर्ख को बाकी सारे जो कैरेक्टर हैं उसकी तुलना में समझदार बताता है. तो देखिए ज्यादातर जो आपने इनके प्ले में जो फूल्स का देखा होगा, कहीं ना कहीं वो मतलब सिर्फ नाम के लिए फूल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे कि काफी समझदारी वाली बात कई बार करते हैं. ओके, तो ज्यादातर में मैक्सिमम में इस तरह का होता है. नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे ऑटोक्लेस के बारे में यदि हम बात करें. सो ऑटोक्लेस जो था, यदि हम बात करें विंटर्स टेल में, ऑटोक्लेस शेक्सपियरियन फूल है. ओके, और यदि हम बात करें इसके बेटे की, है ना, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था योकेल. ठीक, तो इसको भी आप कंसीडर क्या कर सकते हैं, फूल, लेकिन मेन यहाँ पे ऑटोक्लेस है इन विंटर्स टेल में. तो इसमें से कोई भी नाम आता है तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं उसको. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. जूलियस सीजर सिटीजन है ना, क्लॉटन सिम्बलाइम एंड क्लॉन ओथेलो, क्लॉन टाइटस एंड्रोनिकस है ना. अब देखते हैं यहाँ पे कस्टर्ड की बात करें हम, यहाँ पे कस्टर्ड इन लव लेवर लॉस्ट. ओके, तो कस्टर्ड इस जोकर को एक्ट 5 और सीन, ये सीन है, सीन 2 में फूल के रूप में दिखाया गया है. ठीक, लेकिन इस संदर्भ में शब्द केवल एक मूर्ख व्यक्ति के संदर्भित करता है, इतना सरल नहीं है कि उसे एक कृत्रिम मूर्ख माना जाए. याद रखिए, मैंने फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि मतलब फूल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बेवकूफ दिखाया गया है ना, ये बिल्कुल ही बेवकूफ दिखाया गया हो, है ना, या बहुत ही ज्यादा मजाकिया दिखाया गया, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है ना, ऐसा नहीं है. शेक्सपियरियन फूल काफी कई बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें कह जाते हैं उनके प्ले में, है ना, तो उसके थ्रू ऑडियंस को ये चीजें पहुंचता है. ओके, डॉगबेरी याद बात करें, यदि मच एडो, जस्ट अ सेकंड, सो मच एडो अबाउट नथिंग में, है ना, ये फूल. और फिर कॉमेडी ऑफ एरर्स में डोमियो ऑफ एम्फोसिस की बात करें, डोमियो ऑफ हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2. ठीक, ओके, नाउ फेस्टे की बात करें, फेस्टे ट्वेल्थ नाइट में, तो शेक्सपियर का सबसे बहुआयामी फूल में से एक माना जाता है. फेस्टे ओलिविया द्वारा नियोजित है ना, लेकिन ऑर्सिनो के घर पर है. और फेस्ट बुद्धिमान मूर्ख है, यहाँ पे फूल मैंने बताया इंटेलिजेंट है, काफी कई बार ये अच्छी बातें करते हैं, है ना, जो एक्चुअली ऑडियंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है. इन बुद्धि या मनोरंजन से अधिक प्रदान करता है उसका ये इंटेलिजेंस, है ना. वास्तव में नाटक के सबसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए आवाज है, विशेष वफादारी से अलग उन पर न केवल अन्य पात्रों जो अन्य कैरेक्टर हैं, बल्कि सच बोलने के लिए भरोसा किया जा सकता है. तो ये कैरेक्टर फूल तो जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये कई बार कई इंपॉर्टेंट बातें कन्वे करते हैं प्ले में. चलिए, तो गॉर्मियो
टैमिंग ऑफ द श्रू में, है ना, फूल है। ठीक, लॉसन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, है ना। तो इसमें कुछ इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है, लेकिन ये नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इन मर्चेंट ऑफ वेनिस में, तो यहाँ पे जो ये यस लॉन्सेलोट लॉन्सेलोट गोबो नाटक में कहीं भी गोबो ऐसा कुछ नहीं करता है कि उसे एक आधिकारिक मूर्ख या बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी मान लिया जाए, है ना। किसी भी तरह से गोबो इस बात का सबूत है कि शेक्सपियर ने जोकरों या मूर्खों या मस्कराओं को अपनी योग्यता में लगातार भेदभाव नहीं किया है ना, कि मतलब ऐसा कि नहीं फूल के नाम पे उसको बिल्कुल ही मूर्ख दिखा दिया गया हो या बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट दिखा गया हो, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जो ऑडियंस को इस प्ले से कनेक्ट कर देता है ना। तो इस चलिए नेक्स्ट, लेवेंस ऑल्स वेल दैट एंड वेल, है ना। ठीक, सिमिलर टू टच स्टोन। ठीक, नेक बॉटम मिडसमर नाइट में, पॉम्पे मेजर्स फॉर मेजर में, है ना। हालांकि यह जोकर एक वेश्यालय यानी कि प्रोस्टिट्यूट में जो उसका एक कर्मचारी है, फिर भी उसे एक घरेलू मूर्ख माना जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पक, यदि हम पक की बात करें तो पक मिडनाइट समर ड्रीम। अब देखिए पक का भी यदि आप देखेंगे तो हालांकि उसने मूर्ख की भूमिका निभाई है ना, लेकिन एक तरह से आप कहें तो एक तरह से वो नायक भी है ना, मेन मेन लीड रोल में भी है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक, जबकि उसने मूर्ख की भी भूमिका निभाई है, तो काफी हद तक ये नहीं कि बिल्कुल ही बेवकूफों की तरह दिखा दिया है। जो कि एक चतुर बुद्धिमान का काम करता है, भले ही उसने मूर्खता की है लेकिन एक चतुर बुद्धिमान कहा जा सकता है। ठीक, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसमें स्पीड, है ना, क्लेवर एंड विटी सर्वेंट है। किंग लियर में द फूल। ठीक, अब यहाँ पे द फूल के बारे में क्या कहा जा सकता है, देखिए एक्चुअली उसकी जो बेटियां थी तो उसके बारे में ये जो फूल है वो पहले ही समझ जाता है ना कि आगे क्या, जबकि राजा नहीं समझ पाता है लेकिन फूल समझ जाते हैं कि भाई आगे क्या होगा, है ना। तो और ये डिपेंड करता है कि मतलब कि उन्हीं फूल के ऊपर फिर राजा भी डिपेंड हो जाता है एक टाइम पे, है ना, उसको सॉल्व करता है। और फूल जो है उनकी बेटियों की हरकत देख के दूरदर्शिता रखते हैं कि आगे क्या हो सकता है ना, निर्णय। ठीक, विनाशकारी होगा, जो राजा निर्णय ले रहा है तो विनाशकारी होगा, तो आप उसे फूल थोड़ी ना कहेंगे आप, ठीक है, लेकिन फूल बताएगा। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, होता है ना, ग्रेव यार्ड। तो ग्रेव डिगर्स इन हैमलेट, उसके बाद आपका आता है योरिक इन हैमलेट, पॉटर इन मैकबेथ, है ना, और थर्ड में, ठीक, ये भी एक बुद्धिमान मूर्ख बताया गया है इसमें। हालांकि रोजालिन और सेलिया मजाक में कहते हैं कि वह एक प्राकृतिक मूर्ख है, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। अच्छा, ट्रिंको टेम्पेस्ट में, ठीक, ये फूल में, फूल के कैरेक्टर में है। चलिए, ये तो फूल जो है कैरेक्टर शेक्सपियर के प्लेज में। अब हम बात करते हैं जो सोर्स है और सेटिंग है ना, अलग अलग प्ले का। तो चलिए देखते हैं। यदि हम पहले बात करें हेमलेट की, तो इसमें फ्रांस, स्पेन और इटली और जर्मनी में उदाहरण के लिए पूरे यूरोप में हेमलेट जैसी कहानियां पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस यही था। तो इस तरह की कहानियां इन जगहों पे भी पाई गई हैं। पूरे यूरोप में हेमलेट जैसी कहानियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए समान कहानी रेखा की एक जर्मन टेल है, और जर्मन टेल यानी जर्मन कहानी है। समान कहानी रेखा की एक रोमन टेल भी है ना। तो उसी तरह का कुछ रोमन कहानी भी है। तो जाहिर तौर पर जाहिर तौर पर वे कहानियां जहां शेक्सपियर द्वारा लिखित हैमलेट अधिक जटिल और अस्पष्ट है, तो शेक्सपियर ने एक खराब कहानी ली और उसे रिफाइंड किया और अच्छे से बना दिया, है ना, क्योंकि इस तरह की कहानियां हैं तो उसने किसी खराब कहानी को लिया होगा और उसको अच्छे से बनाया। शेक्सपियर सेट हैमलेट इन
एल्सिनोर, है ना, एल्सिनोर में इस कहानी की सेटिंग कहाँ है, एल्सिनोर में, है ना। द रिमोट रॉयल कैसल, जो कि कहाँ पे है, डेनमार्क में। ठीक, एल्सिनोर कहाँ है, डेनमार्क में। वहां पे एक शाही महल की इसकी एक सेटिंग है। ठीक, महल के अलग अलग पार्ट्स में, तो ये याद रखिएगा सेटिंग। ओके, अब टेम्पेस्ट की बात करें यहाँ पे, तो टेम्पेस्ट के लिए कोई एक स्पष्ट स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है। 1500 से लेकर 1600 के दशक में लोगों ने टेम्पेस्ट की कहानी के लिए रेलेवेंट नाटक और कहानियां लिखी हैं। नाटक के स्रोत की कमी और ओरिजिनल सोर्स पर संदेह पैदा होता है, इसलिए ये बता, जो कौन सा है, बर्मुडाज। ठीक, बर्मुडा द्वीप कैरोलिना में, यदि बर्मुडा ट्राइंगल की भी बात करें तो, है ना। All the actions takes place in the period of just over 3 hours. वहाँ पे जो प्रॉब्लम आया था और जो इस चीज के बारे में वहां पे उस समय भी जो घटना हुई थी, उसके बेस पे, है ना, ये जो उनके दिमाग में था शेक्सपियर का, तो उसके बेस पे उन्होंने फिर ये टेम्पेस्ट को लिखा। चलिए अब आगे देखते हैं। ओथेलो की बात करें यदि हम, ओथेलो, तो ओथेलो एक नाटक था जो सिंथियो, है ना, सिंथियो नामक नाटक से उत्पन्न हुआ था। इटालियन और सिंथियो का कोई अंग्रेजी अनुवाद शेक्सपियर के जीवन काल में उपलब्ध नहीं था, इसीलिए कहना मुश्किल है कि क्या शेक्सपियर को ओथेलो के लिए अपना स्रोत सिंथियो नाटक से मिला था। ठीक, क्योंकि वो ट्रांसलेशन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन यह एक अनुमान है। ठीक है, ओथेलो कहां पे सेट हुआ था, वेनिस में। ठीक, ओके, और इस समय ऑटोमन अंपायर था, साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं। रोमियो जूलियट की बात करें हम, तो रोमियो जूलियट के लिए शेक्सपियर का प्राथमिक स्रोत आर्थर ब्रूक की कविता, है ना, आर्थर ब्रूक की कविता था, पोम, उसका नाम क्या था, ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ रोमियस जूलियट। इसके अलावा वह विलियम पेंटर के द पैलेस ऑफ प्लेजर नामक संग्रह से रोमियो जूलियट की एक लोकप्रिय कहानी जान सकते थे, जहां से वो लिख सकते थे। तो ये सोर्स दोनों हो सकते हैं। डिस्प्ले सेट कहां पे सेट हुआ है, ये इटली में, वेरोना एंड मांटुआ। सेटिंग हो गई और सोर्स हो गया। ठीक है, याद रखिए सोर्स एंड सेटिंग अलग अलग है। अब बात करते हैं मैकबेथ की। मैकबेथ की यदि हम बात करें तो मैकबेथ, है ना, सेट ड्यूरिंग 11th सेंचुरी इन स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में। ये तो इसकी सेटिंग होगी। मैकबेथ के लिए शेक्सपियर का मुख्य स्रोत जो है वो है होलिंगसेड का क्रॉनिकल्स, है ना, होलिंगसेड्स का क्रॉनिकल मैकबेथ, जो स्कॉटलैंड के इतिहास के अपने खाते और विशेष रूप से अकाउंट, और विशेष रूप से मैकबेथ के स्कॉट्रोम स्कॉट्रोम स्टोरिया पर आधारित है। ठीक, तो यहां से ये इनका सोर्स रहा। से इनका नाटक का भी प्रभाव पड़ा था, लेकिन डायरेक्ट ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ा हो। ठीक है, समग्र वातावरण लेडी मैकबेथ के चित्रण को लैटिन लेखक के लिए जिम्मेदार ठहरा गया है, कैन बी अट्रिब्यूटेड टू लैटिन ऑथर। ठीक है, एज यू लाइक इट के लिए अपने एकमात्र स्रोत के रूप में शेक्सपियर ने 1590 में प्रकाशित थॉमस लाउस द्वारा लिखित एक उपन्यास रोजालिंड फ्यूज गोल्डन लेगेसी का इस्तेमाल किया है। ये इनका सोर्स है। इफ यू लाइक इट सो है, इसका कारण हो सकता है कि शेक्सपियर की पसंद शीर्षक एज यू लाइक इट उन्होंने लिया हो। ये कहां पे सेट हुआ है, इट इज सेट इन फॉरेस्ट, एडन फॉरेस्ट में। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ एडन दैट वंस सराउंडेड शेक्सपियर्स होम ऑफ स्टैनफोर्ड अपॉन एवन। तो ये ठीक है, चलिए, तो ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम। यदि हम बात करें जूलियस सीजर की, है ना, तो जूलियस सीजर के लिए शेक्सपियर का प्राथमिक स्रोत क्या था, प्लूटार्क का जीवन था, विशेष रूप से रूस के ब्रूटस, एंटोनी और सीजर की कहानियां। ठीक, द फर्स्ट 4 एक्ट ऑफ द प्ले टेक प्लेस इन द सिटी ऑफ रोम, है ना, और कंट्रोल्ड बैटलफील्ड इन ग्रीस। तो ये इसकी सेटिंग हो गई। ठीक,
सिटी ऑफ रोम एंड बैटलफील्ड इन ग्रीस। चलिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें तो इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पे, इटली में, है ना, वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है जिसके बारे में माना जा सकता है कि 1596-1598 के बीच में लिखा गया। हालांकि द फर्स्ट फोलियो में एक कॉमेडी के रूप में क्लासिफाई किया गया है और शेक्सपियर की अन्य रोमांटिक कॉमेडी के साथ कुछ पहलुओं को साझा किया गया। नाटकीय दृश्यों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है और ये मूवी भी है, आप पूरा मूवी यूट्यूब पे देख सकते हैं, है ना, बहुत अच्छी मूवी है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और द बेस्ट नोन फॉर शाइलॉक एंड पाउंड ऑफ फ्लैश, है ना, तो पाउंड ऑफ फ्लैश जो आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक, वो उसका मांस मांगता है और शाइलॉक इसमें बहुत ही अच्छा अहम भूमिका निभाता है। शाइलॉक और मासा पाउंड के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। इनफैक्ट एन अर्लियर इंटरनेशनल फोक टेल प्लॉट at 1890, the Sith Thompson derives from the work of German Mistringers। वास्तव में ये इसका यदि हम हिंदी करें तो थॉमसन जर्मन मेस्ट्रिंगर के काम से निकाला गया है। नाटक की यहूदी विरोधी, है ना, कि जो थॉट्स थे उस समय, तो उसको भी मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इसे 1596 के बीच लिखा गया था। 1590। नेक्स्ट, मिडनाइट समर ड्रीम की बात करें तो शेक्सपियर के मिडनाइट समर ड्रीम के लिए कोई स्रोत नहीं है। ऐसा लगता है कि यह नाटक एकमात्र नाटकों में से जहां पे शेक्सपियर के किसी अन्य नाटक से अपना स्रोत नहीं लिया है। कहानी की रेखा और समग्र कल्पना खुद से की है। ठीक है, इसकी सेटिंग्स कहाँ पे है? इसकी सेटिंग है एंशियंट एथेंस एंड वुड्स नियर बाय, जंगल, वुड्स मतलब जंगल, तो एंशियंट एथेंस। नेक्स्ट है किंग लियर। होलीसेड के क्रॉनिकल्स के अलावा जिसे उन्होंने अपने अधिकांश नाटकों के लिए एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया, शेक्सपियर किंग लियर की पुरानी और लोकप्रिय कहानी है। ओके, द मिरर फॉर मजिस्ट्रेस में लियर की चर्चा की गई है। जो मजिस्ट्रेस है वो क्या है, उसमें 20 राजकुमारों के बारे में बताया गया है। तो सेटिंग जो है, किंग लियर इज सेट इन द एंशिएंट ब्रिटेन सेवरल centuries before the arrival of Christianity। चलिए, तो ब्रिटेन की इसकी सेटिंग है। थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आपको पीडीएफ चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी अकॉर्डिंगली। थैंक यू।